हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने संविधान के विकास क्रम या यूँ कहें कि संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने पढ़ना शुरू किया था। इसी क्रम में आज भी हम उसे ही जारी रखेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारतीयों की आपसी फूट का फ़ायदा उठा करके और उनमें फूट डाल करके और ज़्यादा दो महत्वपूर्ण युद्ध में विजय हासिल की थी। और ये युद्ध कौन से थे? प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध उन्होंने लड़ा था 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। और इस युद्ध में उन्होंने भारत की दो सबसे बड़ी जो साम्राज्य शक्ति थी, महान शक्तियाँ थी, मुग़ल और मराठे, उनको परास्त किया था, उनको पराजित किया और स्वयं की सत्ता की आधारशिला रखी थी। अपने इसी शासन को उन्होंने बरकरार रखने के लिए, अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर नए नए एक्ट पारित किए थे, जो भारत के संविधान के विकास क्रम की सीढ़ियाँ बने थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्हीं एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से एक्ट बनाए जिसके द्वारा हमारे संविधान की नींव रखी गई थी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इन एक्ट्स को दो कालक्रम में बांट करके पढ़ेंगे जिससे हमें इजीली समझ में आएगा। देखिए, एक तो होगा 1773 से 1857 की क्रांति से पहले का कालक्रम, और दूसरा होगा 1857 की क्रांति के बाद में 1858 से 1947 तक का कालक्रम। जो 1773 से 1857 का जो कालक्रम है वो कंपनी का शासन कहा जा सकता है, जबकि 1858 से 1947 का जो कालक्रम होगा वो ताज का शासन या यूँ कहे ब्रिटिश संसद जो थी, सीधे डायरेक्ट जो शासन जो किया जाता था वो ब्रिटिश ताज के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो 1773 से हम शुरू करेंगे। 1773 में जो सबसे पहले जो एक्ट कंपनी के द्वारा लाया गया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, इस एक्ट में क्या था कि हम सब जानते हैं कि 1600 ईस्वी में जब कंपनी यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए जब आई थी तो वो बहुत मनमर्जी कर रही थी और अपने ही हिसाब से वो यहाँ पर भारत में व्यापार करने की कोशिश कर रही थी, और जिसका नतीजा ये निकला कि कंपनी को किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस में जा रही थी। जब 1773 का जब ये एक्ट बना तब इस समय ब्रिटिश संसद ने नोटिस किया कि कंपनी के द्वारा जो व्यापार किया जा रहा था उसका कोई प्रॉफिट ब्रिटिश सत्ता को, ब्रिटिश संसद को नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए पहला जो इसमें नियम बनाया वो ये था कि ब्रिटिश संसद ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरी बात, इन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। जो कंपनी जो थी, हमको पता है पहले से कि वो व्यापार करने के लिए आई थी, तो अब व्यापार करने का तो उद्देश्य था ही उनके पास में, पर उसके साथ में उन्होंने क्या करा, दोनों जो युद्ध हुए थे, प्लासी का और बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद में उन्होंने राजनीतिक कार्य को भी उन्होंने मान्यता दे दी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर व्यापार के अलावा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी कर सकती है। तीसरी बात ही कि भारत में केंद्रीय प्रशासन का प्रारंभ हम यहीं से मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर अलग अलग राजा थे और उनका अलग अलग साम्राज्य था, सब अलग अलग संचालित कर रहे थे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और कंपनी का शासन शुरू हुआ तो उन्होंने पूरे भारत को एक केंद्रीय प्रशासन में बांधने की कोशिश की। तो इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि भारत में केंद्रीय प्रशासन का जो प्रारंभ है वो यहीं से है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो है वो ये है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो क्वेश्चन जब बनेगा तो वो ये पूछ सकते हैं कि वो कौन सा एक्ट है जिसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो वो कौन सा एक्ट है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। और इस प्रकार के जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और इसके अलावा इन्होंने बंगाल के जो गवर्नर जो बनाया था उसकी हेल्प के लिए 4 सदस्यीय परिषद का सृजन किया था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पहले तो कंपनी सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से ही यहाँ पर आई थी, सिर्फ व्यापार कर रही थी, और अब उनके ऊपर कार्यभार बढ़ गया था, अब उनको प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी करने थे। तो इसीलिए जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनकी हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट है कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। देखो 3 प्रेसिडेंसियाँ हम लोगों ने देखी थी कि जब भारत में अंग्रेज आए थे उस समय 3 बहुत महत्वपूर्ण जो शहर थे वो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई थे। तो इन्होंने क्या करा कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था, क्योंकि उसमें बंगाल से इनको राजस्व की जो प्राप्ति होती थी वो ज़्यादा होती थी, है ना। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलकाता में संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई वो भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि भारत में सर्वप्रथम जो संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो किस सन में की गई थी। तो जब क्वेश्चन इस तरह से आएगी किस सन में की गई थी तो आएगा 1774 में, जबकि किस एक्ट के द्वारा की गई थी तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1774 में जाकर के लागू हुआ था और संघीय न्यायालय की स्थापना तब की गई थी। अच्छा, इसका जो अधिकार क्षेत्र जो था संघीय न्यायालय का वो सिर्फ कोलकाता था। ऐसे संघीय न्यायालय की जो प्रथम न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे और साथ में इनके 3 अन्य न्यायाधीश भी इसमें अपॉइंट किए गए थे। तो हमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सर्वप्रथम जो संघीय न्यायालय जो बनाया गया था उसमें कितने सदस्य थे मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो 3 अन्य न्यायाधीश भी इसमें बनाए गए थे। नेक्स्ट है कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना। देखो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि कंपनी जब यहाँ पर आई थी तो वो मनमर्जी कर रही थी, अपने हिसाब से टैक्स वसूल करना ये सब कर रही थी। जब कंपनी को पता चला कि जब ब्रिटिश संसद को जब पता चला कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ अपना हित ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं और वो लोग क्या करते थे कि अपने कंपनी का व्यापार ना करके अपना निजी व्यापार कर रहे थे, तो उस पर उन गतिविधियों पर नियंत्रण लगा 1773 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। जो यहाँ की गवर्नर बॉडी थी उस गवर्नर बॉडी बनाई गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करके एक बनाई गई है गवर्नर बॉडी, और इनके द्वारा जो है यहाँ पर राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले देखे जाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद में जो आएगा वो है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो एक्ट था ये एक्चुअल में क्या था कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियाँ रह गई थी उन कमियों में सुधार करने के लिए ही 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। पर ये 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था ये भी जो था कि सफल सिद्ध नहीं हुआ और इसमें भी जो कोई कमियां थी वो रह गई थी। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एक्ट का जो नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया। उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पिट्स द आयंगर थे। उनके नाम पर ही इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया है। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो एक्ट बनाया गया था ये स्वयं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा ही बनाया गया था। कंपनी के शासन में सुधार हेतु था ये भी, जैसे 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको सुधारने के लिए वो लाया गया था, परंतु वो सफल नहीं हुआ था। वैसे ही 1784 का जो ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया ये भी कंपनी के शासन में सुधार के लिए लाया गया था। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा कि कंपनी पहले से व्यापार कर रही थी और फिर उनको कंपनी को ही राजनीतिक कार्य भी दे दिए गए थे। तो इससे क्या होगा, जब एक ही व्यक्ति को दोनों कार्य दे दिए जाएंगे, व्यापार करना भी और राजनीतिक कार्य भी दे दिए जाएंगे, तो भ्रष्टाचारी होगी। तो इसीलिए क्या किया इस एक्ट में, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामले जो थे वो निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता था, जबकि राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो देखता था। तो इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि भारत में द्वैत शासन का प्रारंभ भी हम लोग मान सकते हैं कि इसी एक्ट से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ही भारत में द्वैत शासन का प्रारंभ भी हम मान सकते हैं, क्योंकि दोहरा शासन, द्वैत शासन से मतलब है दोहरा शासन, कि व्यापारिक मामले जो थे वो निदेशक मंडल देख रहा था, जबकि राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था। दोनों ही अलग अलग बॉडी काम कर रही थी इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो है 1793 का चार्टर अधिनियम।
इस अधिनियम की एक ही बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कंपनी के जो कर्मचारी थे और उनका जो वेतन भत्ते जो दिए जाते थे, सैलरी जो दिए जाती थी, वो भारतीय राजस्व से दिए गए। क्योंकि क्या होता था कि यहाँ से जो टैक्स लेते थे और वो टैक्स ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश जो थे वहाँ पे जाती थी, ब्रिटेन में जाती थी और वहाँ से कर्मचारियों के वेतन भत्ते आते थे। तो ब्रिटिश जो सत्ता थी, ब्रिटिश जो कंपनी थी, उन्होंने क्या सोचा कि इससे तो उन्हें कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए जो भारतीय राजस्व जो भेजा जाता था यहाँ पर समाज के कल्याण के लिए, तो उन्होंने कहा कि समाज कल्याण के साथ साथ जो कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो भी भारतीय राजस्व से ही दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1813 का चार्टर अधिनियम। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये भी कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब हुआ कि इसमें कंपनी की जो वैलिडिटी थी वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। मतलब अब कंपनी जो है वो 20 वर्षों के लिए और काम कर सकती है और व्यापार यहाँ पे कर सकती है। अच्छा, एक हाथ से तो उनको अधिकार दे दिया गया, लेकिन दूसरी जो पॉइंट है उसमें हम क्या देखेंगे कि कंपनी जो थी उसके भारत के साथ जो व्यापार करने की एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। मीन्स अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ वो ही भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, बल्कि कोई भी जो ब्रिटिश कंपनी थी या कोई भी जो थे वो भारत के साथ में व्यापार कर सकते थे। और इसी पॉइंट की वजह से यहाँ चीन और पूर्वी जो देश थे उनके साथ में चाय का व्यापार जो था वो शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ईसाई पादरियों को भारत में आने और धर्म का प्रचार प्रसार का अधिकार दे दिया गया। देखो यहाँ से हम देखेंगे कि इससे पूर्व जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य से आई थी। व्यापार करते करते उन्होंने यहाँ पे राजनीतिक अपने पैर पसारने शुरू करे, और जब वो राजनीतिक रूप से यहाँ पर अपना शासन स्थापित करना उन्होंने शुरू कर दिया, उसके बाद में धार्मिक रूप से भी उन्होंने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। अब क्या होगा, जब ईसाई पादरी यहाँ पर आएंगे, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, तो ये एक तरह से भारत का ईसाईकरण करना भी होगा। तो 1813 चार्टर के अधिनियम से हमने ये देखा कि क्या क्या किया गया। नेक्स्ट जो है वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस एक्ट के अंदर जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, जब हमने देखा कि 1773 में बंगाल के गवर्नर का नाम क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल कर दिया था, तो वहीं अब हम देखेंगे कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, और इस प्रकार जो ये बंगाल के गवर्नर जनरल जो भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए थे, ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कि किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो कौन सा होगा, 1833 का चार्टर अधिनियम। और क्या नाम था उनका, विलियम बेंटिक। देखिए, विलियम बेंटिक को हम सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था, सती प्रथा जब कानून लाया गया था, और उस समय भी हम इनको याद रखते हैं कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और भारत के कौन से वो महान समाज सुधारक थे जिन्होंने विलियम बेंटिक का साथ दिया था, वो थे राजा राममोहन रॉय। तो ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों को विधायिका अधिकार से वंचित कर दिया। देखो, जब हमने देखा था 1773 का जो चार्टर अधिनियम था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वहाँ पर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था, और फिर क्या किया था, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको अधीन कर दिया था, इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, उस समय मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका अधिकार से वंचित कर दिया, जबकि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे क्या कर दिया गया, उसको संपूर्ण अधिकार दे दिए गए। जो भारत के जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे उनको संपूर्ण अधिकार दे दिए गए थे। अब क्या होगा, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हैं उन्हें कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उनके लिए भी कानून कौन बनाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। भारत के गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार दे दिए गए। नेक्स्ट है, कंपनी के व्यापारिक गतिविधि को समाप्त कर इसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया।
यहाँ इस अधिनियम में क्या किया कि जिस कंपनी के पास में जो व्यापारिक गतिविधियाँ भी थी, जैसे हमने देखा कि कंपनी ही जो थी वो व्यापारिक गतिविधियाँ भी कर रही थी और प्रशासनिक गतिविधियाँ भी वो कर रही थी, दोनों ही कार्य एक साथ कर रही थी। तो कंपनी से व्यापारिक गतिविधि को तो का नियंत्रण तो छीन लिया यहाँ से, और उसको क्या बना दिया, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। यहीं पर ही हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, ये याद रखने वाली बात है। ये याद रखने वाली पॉइंट है ये कि भारत में दास प्रथा को घोषित किया गया, जिसका उन्मूलन 1843 में किया गया। देखिए यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि दास प्रथा को निषिद्ध घोषित तो किया था 1833 के चार्टर अधिनियम में, जबकि इसका उन्मूलन जो किया वो किया था 1843 में। तो ये याद रखने वाली बात है कि 10 साल बाद जाकर के इसका उन्मूलन किया था, मतलब 10 साल पहले ही इसको निषिद्ध घोषित कर दिया, लेकिन कार्य कब हुआ, 10 वर्ष बाद में। नेक्स्ट है कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा विधि आयोग का गठन किया गया, और ऐसे विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मेकाले। देखो लॉर्ड मेकाले भी आपको ध्यान होगा, जो शिक्षा आयोग था भारत का, जो पहली शिक्षा नीति लाई गई थी वो भी लॉर्ड मेकाले के समय लाई गई थी, है ना। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है 1853 का चार्टर अधिनियम। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। देखो हमने देखा था कि गवर्नर जनरल जो था उसको जो कार्य दिए गए थे, गवर्नर जनरल को असीमित कार्य दिए गए थे, विधायी और प्रशासनिक कार्य दिए गए थे करने के लिए। तो यहाँ इस चार्टर अधिनियम में हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल की जो ये परिषद थी उसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, और इसके अलावा परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, जिन्हें क्या कहा गया, विधान पार्षद कहा गया। अर्थात गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई थी यहाँ पर। इससे पहले जो सिविल सेवा थी वहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक जो थे या ब्रिटिश कर्मचारी जो थे उन्हें ही ये अवसर दिया जाता था सिविल सेवा भर्ती के लिए, और अब सिविल सेवा जो थी वो भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी, क्योंकि जब देखा ब्रिटिश जो नागरिक थे, जो ब्रिटिश जो कर्मचारी थे, कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने क्या देखा कि अब जब भारतीय लोग उनके अकॉर्डिंग अब ढल गए हैं और उनके अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो तब जाकर के उन्हें सिविल सेवा जो थी वो भारतीयों के लिए खोल दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही कब्जे में रखा गया, लेकिन कंपनी की समाप्ति की घोषणा नहीं की गई। देखो ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो भारतीय क्षेत्र था उसे तो ब्रिटिश राजशाही में रखा गया था, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कंपनी की समाप्ति की जाती है। देखो अब ये जो अधिनियम था, ये चार्टर अधिनियम जो श्रृंखला थी उसका ये अंतिम कड़ी थी। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, ये चार्टर अधिनियम श्रृंखला की अंतिम कड़ी थी ये। इसके बाद में जितने भी अब जो एक्ट लाए जाएंगे वो सब क्या कहलाए जाएंगे, भारतीय अधिनियम का कहलाए जाएंगे, है ना। और इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक हमारे इतिहास के अंदर बहुत स्वर्ण अक्षरों से जो लिखी जाती है, 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होगा, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश जो हैं, वो भारत पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दमन कर रहे थे, दबावकारी उनकी नीति सामने आ रही थी, जिससे जो लोग थे, आम जो नागरिक थे, उनमें रोष व्याप्त हो गया और जगह जगह छोटे छोटे जो दल बन गए, और सबने जो था जगह जगह हम 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि उसमें अलग अलग जगह क्रांति जो थी वो जगह जगह हो रही थी। तो ये 1857 की क्रांति होगी, और उसके बाद में क्या बदलाव किए जाएंगे ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। मेरे वीडियो को, मेरी क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।